एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी लोगों का स्वागत है इस प्लेटफॉर्म पे। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है एटमॉस्फेयर यानी कि वायुमंडल, लेकिन आज का 1 ईयर। तो चलिए आज का हम अपना टॉपिक शुरू करते हैं। वायुमंडल जो पृथ्वी से 1000 किलोमीटर की ऊंचाई तक यह विभिन्न गैसों का मिश्रण है। वायुमंडल के कारण ही पृथ्वी पर जीवन संभव हो, चाहे वह मानवीय जीवन हो या विभिन्न जीव जंतुओं या फिर पेड़ पौधों का जीवन। वायुमंडल की उपस्थिति के कारण ही आज पृथ्वी पर जीवन है और उसी वायुमंडल के कारण ही हम सभी लोग आज तक सरवाइव कर पा रहे हैं। तो सबसे पहले हम वायुमंडल की संरचना के बारे में पढ़ेंगे। वायुमंडल की संरचना पढ़ने से पहले हम वायुमंडल का स्ट्रक्चर पढ़ लेते हैं कि वायुमंडल में किन किन गैसों से मिलकर बना है। जो वायुमंडल है उसमें सबसे अधिक योगदान जो है नाइट्रोजन गैस का है। जो नाइट्रोजन गैस है वो वायुमंडल में 78% पाई जाती है। नाइट्रोजन 78%। और फिर ऑक्सीजन की मात्रा आती है। ऑक्सीजन जो है वो वायुमंडल में उसका 21% का योगदान है। फिर उसके बाद में आता है ऑर्गन एक निष्क्रिय गैस है। इसकी जो वायुमंडल में इसकी जो उपस्थिति है वो 0.93% है। फिर उसके बाद में आ जाता है CO2 के क्लाइमेट चेंज के कारण लगातार इसकी मात्रा बढ़ रही थी। पहले इसकी मात्रा थी 0.032% एंड अब इसकी मात्रा बढ़ करके हो चुकी है 0.040%। ये हो गया जाके हमारे वायुमंडल का स्ट्रक्चर। एंड इसमें इन चार गैसों का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। सबसे ज़्यादा जो हमारे वायुमंडल में जो गैस पाई जाती है वो है नाइट्रोजन। फिर उसके बाद में आते हैं ऑक्सीजन, फिर आर्गन, फिर CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड। फिर हम अब उसके बाद में पढ़ेंगे कि जो हमारा वायुमंडल है उसकी संरचना, यानी कि जो वायुमंडल है वह केवल एकमात्र परत से मिलकर नहीं बना है। ये जो हमारा वायुमंडल है इसे हम विभिन्न गैसों के माध्यम से, जो विभिन्न इसमें गैसें पाई जाती है उसमें विभिन्न परतों के माध्यम से हम इसका सरलीकरण करेंगे। यानी कि हम अगर अलग अलग परतों के माध्यम से पढ़ेंगे तो हमें इसको पढ़ने में और समझने में भी आसानी होगी। इसीलिए जो विभिन्न वैज्ञानिक हैं या फिर शोधकर्ता हैं उन्होंने वायुमंडल की प्रमुखता 5 परतें बनाई हैं। सबसे फर्स्ट जो फर्स्ट लेयर होती है अर्थ की एटमॉस्फेयर की, वो होती है क्षोभ मंडल। यानी कि जो पहली परत है वो है क्षोभ मंडल यानी कि ट्रोपोस्फियर। फिर इसके बाद में आ जाते हैं समताप मंडल के बीचों बीच में जो है वो एक ओजोन लेयर है, जिसके कारण जो सूर्य की जो परावैंगनी किरणें हैं वो पृथ्वी तक नहीं आ पाती। फिर उसके बाद में आ जाता है मध्य मंडल। फिर उसके बाद में आ जाता है आयन मंडल। इसे तापमंडल भी बोला जाता है। आयन मंडल को तापमंडल यानी कि थर्मोस्फियर। फिर उसके बाद में आ जाता है बहिर्मंडल यानी कि एग्जोस्फियर। तो अब हम इन परतों के एक एक करके पढ़ेंगे, लेयर बाय लेयर करके पढ़ेंगे कि किस प्रकार से इन परतों में कितनी इनकी ऊंचाई है, क्या क्या इनमें महत्वपूर्ण इनकी विशेषताएं हैं, या फिर इसमें कितना टेम्परेचर होता है और क्या क्या यहाँ की विशेषताएं जो रही हैं और जो वर्तमान समय में हमें देखने को मिलती है। जो हमारा आसपास का जो वातावरण है वो भी इससे प्रभावित होता है और हम भी आज उसी से प्रभावित होते हैं। तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे कि जो क्षोभ मंडल है यानी कि ट्रोपोस्फियर है, तो इसमें कौन कौन सी ऐसी घटनाएं हैं जिसके कारण आज मानवीय जीवन प्रभावित हो रहा है। एंड इसमें कौन कौन सी ऐसी जो घटनाएं घटती हैं देखते हैं हम अभी सभी को। क्षोभ मंडल यानी कि ट्रोपोस्फियर। तो क्षोभ मंडल में हम सबसे पहले देखेंगे तो यहाँ पर यानी कि जो मौसमी संबंधी घटनाएं हैं
वो सबसे महत्वपूर्ण कारक, जैसे कि क्षोभ मंडल में ही वर्षा होती है, यहाँ पर मौसमी जो विभिन्न प्रकार की प्रतिक्रियाएं होती हैं, जैसे वर्षा हो गया या फिर बर्फ गिरना हो गया या फिर तूफान हो गया, फिर झंझावात हो गया, जो ये विभिन्न प्रकार के चक्रवात हो गया, ऐसी जो मौसमी प्रक्रियाएं हैं वो सारी क्षोभ मंडल में हमें देखने को मिलती हैं। यानी कि वर्षा, तूफान, चक्रवात, ये जो क्षोभ मंडल है ये शांत वातावरण इसमें नहीं है, इसमें लगातार इन सभी के कारण इसमें अशांति सी बनी रहती है। और इसमें हम देखते हैं कि जो जलवाष्प है, जलवाष्प की सबसे अधिक मात्रा क्षोभ मंडल में पाई जाती है। जलवाष्प जो 90% तक है, उसकी जो मात्रा है 90% तक वो क्षोभ मंडल में पाई जाती है। 90% तक क्षोभ मंडल में पाई जाती है। फिर उसके बाद में हम ये देखते हैं कि जो क्षोभ मंडल की ऊंचाई है, यानी कि ये अर्थ है, जो क्षोभ मंडल की ऊंचाई है वह ध्रुवों पर केवल 8 किलोमीटर और जो विषुवत रेखा है वहां पर 18 किलोमीटर तक इसकी ऊंचाई आती है। अब हम इसका देखेंगे कि ऐसा कौन सा रीजन है कि जिसके कारण इस जो क्षोभ मंडल है उसकी ऊंचाई ध्रुवों पर केवल 8 किलोमीटर ही और लेकिन विषुवत रेखा पर 18 किलोमीटर तक होता है। तो इसमें सबसे एक प्रमुख जो कारण जिम्मेदार होता है कि वो गुरुत्वाकर्षण की कमी, यानी कि जो सबसे अधिक गुरुत्वाकर्षण कहाँ पर होता है, पोल्स पर यानी कि ध्रुवों पर होता है, और जो विषुवत रेखा पर जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो सबसे कम होता है। तो फिर यहाँ पर जो 18 किलोमीटर ऊंचाई है, यानी कि सबसे अधिक ऊंचाई क्षोभ मंडल की सर्वाधिक ऊंचाई विषुवत रेखा पर है, विषुवत रेखा पर। इसका एक प्रमुख कारण क्या है, 18 किलोमीटर तक है। इसका प्रमुख कारण है कि जो संवहनीय धाराएं हैं, जो संवहनीय धाराओं के कारण, संवहनीय धाराओं के कारण यहाँ पर क्षोभ मंडल की ऊंचाई सबसे अधिक है, संवहनीय धाराओं के कारण, संवहनीय धाराओं के कारण। ठीक है, हमने अभी देखा कि हमारा क्षोभ मंडल है कि उसमें कितने प्रकार की घटनाएं घट रही हैं और उसकी जो मोटाई विषुवत रेखा पर सबसे अधिक यानी कि सबसे ज़्यादा 18 किलोमीटर और ध्रुवों पर सबसे कम 8 किलोमीटर होती है। तो हम उसी प्रकार से यहाँ पर देखेंगे जो टेम्परेचर होता है वो भी लगातार क्षोभ मंडल में ऊंचाई के साथ बढ़ने पर कम होता जाता है। और जो टेम्परेचर कम क्यों होता है उसका एक मुख्य कारण है कि जो हवा है वो विरल होती चली जाती है। जो हवा विरल होती जाएगी तो लगातार ऑक्सीजन लेवल भी कम होता जाएगा और तापमान में गिरावट आएगी। तो 1 किलोमीटर में यहाँ पर तापमान में ऊंचाई पर जाने पर, ऊंचाई के साथ जाने पर तापमान में गिरावट आती है, ऊंचाई के साथ जाने पर तापमान में गिरावट आती है। और वो गिरावट कितनी होती है, 1 किलोमीटर में 6.5 डिग्री सेल्सियस, 6.5 डिग्री सेल्सियस तापमान में गिरावट आती है। अब उसके बाद में हम देखेंगे समताप मंडल। अब हम पढ़ेंगे समताप मंडल के बारे में। समताप मंडल यानी कि स्ट्रेटोस्फीयर। अब हम जो समताप मंडल में देखेंगे, अब जो समताप मंडल है ये मौसमी घटनाओं से बिल्कुल पूरी तरीके से मुक्त है। यहाँ पर बिल्कुल शांत वातावरण मिलता है। तो अब इसका क्या फायदा होता है, जो शांत वातावरण है अब इसके कारण यहाँ पर हवाई जहाज उड़ाए जाते हैं, क्योंकि हवाई जहाज किसी शांत मौसम में ही उड़ाए जा सकते हैं। अगर वो क्षोभ मंडल में उड़ेंगे तो जो मौसमी संबंधी घटनाएं होती हैं उसके कारण वो उनकी चपेट में आकर के क्रैश होने की संभावना ज़्यादा रहेगी। इसीलिए हमेशा जो वायुयान होते हैं, जो हेलीकॉप्टर, जो वायुयान होते हैं वो हमेशा समताप मंडल में उड़ाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पर शांत वातावरण है, हमेशा शांत वातावरण के कारण हवाई जहाज उड़ाए जाते हैं, हवाई जहाज उड़ाए जाते हैं ना, ठीक है, हवाई जहाज उड़ाए जाते हैं। और हम इसके देखेंगे कि जो समताप मंडल है इसके जो बीचों बीच
बीचों बीच एक आयन मंडल है, सॉरी, इसके बीचों बीच एक ओजोन परत है। ओजोन परत क्या करती है? ओजोन परत जो सूर्य से आने वाली परावैंगनी यानी कि परावैंगनी जो किरणें होती हैं जो हार्मफुल होती हैं, यानी कि जो मानव के शरीर में जो त्वचा कैंसर का कारण बन सकती हैं, उसको पृथ्वी पर आने से रोकती हैं। तो ये हमारे लिए एक वरदान के समान है। जो ओजोन परत है वो समताप मंडल में पाई जाती है। जो ओजोन परत है वो कहाँ पर पाई जाती है? समताप मंडल में। ओजोन परत पाई जाती है इसके बीचों बीच में। फिर उसके बाद में आता है मध्य मंडल। अब जो मध्य मंडल है इसमें हम देखेंगे कि रात में चमकने वाले बादल दिखाई देते हैं। मध्य मंडल की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है कि यहाँ पर रात में चमकने वाले बादल दिखाई देते हैं। मध्य मंडल यानी कि मेसोस्फीयर। मध्य मंडल रात में चमकने वाले बादल। रात में चमकने वाले यहाँ पर बादल दिखाई देते हैं। ये सबसे बड़ी इसकी विशेषता होती है मध्य मंडल की। तो हम इन सभी विशेषताओं के साथ साथ में आप लोगों को ऊंचाई भी कवर कराते चले। जैसे हमने देखा था कि क्षोभमंडल की ऊंचाई कितनी थी? 8 किलोमीटर से 18 किलोमीटर के बीच में थी, ठीक है, क्योंकि 8 किलोमीटर ध्रुवों पर और 18 किलोमीटर विषुवत रेखा पर। फिर उसके बाद में जो समताप मंडल की ऊंचाई है वह 50 किलोमीटर तक पाई जाती है। 50 किलोमीटर। फिर उसके बाद में हम देखेंगे जो मध्य मंडल की ऊंचाई है वह 80 किलोमीटर तक। 80 किलोमीटर तक मध्य मंडल मिलता है हमें। फिर उसके बाद में हम देखेंगे जो आयन मंडल होता है, थर्मोस्फीयर, इसकी ऊंचाई होती है 400 किलोमीटर तक। 400 किलोमीटर तक हमें आयन मंडल देखने को मिलता है। फिर उसके बाद में जो बहिर्मंडल है वह 1000 किलोमीटर तक। 1000 किलोमीटर तक हमें बहिर्मंडल देखने को मिलता है। तो हमने अभी कहाँ तक कवर कर लिया है? कि मध्य मंडल तक। फिर उसके बाद में हम देखेंगे कि जो आयन मंडल है, आयन मंडल यानी कि थर्मोस्फीयर, उसकी क्या क्या महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं? थर्मोस्फीयर इसकी हम जो देखेंगे कि सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है कि यहाँ पर जो तरंगे होती हैं, जो विभिन्न प्रकार की तरंगे होती हैं, इसी के माध्यम से जो रेडियो तरंगे या फिर अन्य प्रकार की तरंगे हैं वही यहाँ पर कनेक्ट हो पाती हैं। तो यहाँ पे हमें तरंगे देखने को मिलेंगी। और दूसरा सबसे अच्छा यहाँ पर कारण क्या है कि यहाँ पर जो उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव पर जो अरोरा बोरियोलिस और अरोरा ऑस्ट्रेलिस की घटनाएं देखने को मिलेगी वो हमें आयन मंडल में ही देखने को मिलती है, ठीक है। तो यहाँ पर दो महत्वपूर्ण हमें विशेषताएं देखने को मिली। फर्स्ट क्या मिले हमें कि यहाँ पर तरंगों का कनेक्शन होता है, ठीक है, तरंगों का कनेक्शन। और दूसरा क्या है कि जो अरोरा बोरियोलिस कनेक्शन और जो दूसरी घटना थी वो अरोरा बोरियोलिस और अरोरा ऑस्ट्रेलिस की घटना में कहाँ पर देखने को मिलती है? वह आयन मंडल में देखने को मिलती है। यानी कि जो उत्तरी ध्रुव पर जो कभी कभी मौसम में एकदम परिवर्तन दिखाई देता है, यानी कि जहाँ पर अचानक से कभी कभी हम देखते हैं कि जो आसमान है वो ग्रीन कलर का हो जाता है, कभी ब्लू कलर का हो जाता है, कभी रेड कलर का हो जाता है। अचानक से जो प्रकाश हमें देखने को मिलता है वो अरोरा बोरियोलिस। इसे हम क्या कहते हैं? उत्तरी ध्रुव पर जो हमें एकदम चमकता हुआ दिखाई देता है प्रकाश, उत्तरी ध्रुव पर अरोरा बोरियोलिस, और दक्षिणी ध्रुव पर अरोरा ऑस्ट्रेलिस। दक्षिणी ध्रुव पर हम देखते हैं कि इसका रीजन क्या है, क्यों यहाँ पर हमें चमकता हुआ प्रकाश दिखाई देता है। इसका सबसे जो महत्वपूर्ण कारण होता है कि जो सूर्य है, सूर्य पर कभी कभी सौर कलंक, हमने सुना होगा कि जो सौर कलंक चक्र है वो 11 वर्षों में पूर्ण होता है। तो जो सूर्य है, सूर्य में कभी
कभी सौर तूफान उठता है, और उसके जो कभी कभी जो सौर तूफान है वो पृथ्वी की ओर भी आ जाता है, क्योंकि वो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण थोड़ा बहुत तूफान पृथ्वी पर भी आकर्षित हो जाता है, जिसके कारण हमारी जो तरंगें होती हैं वो कभी कभी बाधित हो जाती हैं, और जो प्रकाश हमें देखने को मिलता है वह उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव पर देखने को मिलता है। तो दक्षिणी ध्रुव पर ऑरोरा ऑस्ट्रेलिया, इसको सबसे अच्छा याद करने का तरीका क्या है, क्योंकि वहाँ पर ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है, तो उसी के नाम से हम याद करेंगे। तो ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस, ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस। फिर उसके बाद में हम देखेंगे जो हमारी एक लेयर बच जाती है वह है बहिर्मंडल, 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 बहिर्मंडल यानी कि एक्सोस्फीयर। अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि एक्सोस्फीयर की क्या क्या महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं। यहाँ पर जो हमारे उपग्रह हैं, जो कृत्रिम रूप से उपग्रह निर्मित किए जाते हैं, वह बहिर्मंडल में स्थापित किए जाते हैं। तो सबसे इसका महत्वपूर्ण विशेषता क्या हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर जो कृत्रिम उपग्रह हैं वो स्थापित किए जाते हैं। तो क्या हुआ जाते, जो कृत्रिम उपग्रह हैं वो यहाँ पर स्थापित होते हैं, कृत्रिम उपग्रह स्थापित किए जाते हैं, उपग्रह स्थापित किए जाते हैं। अब हम देखेंगे कि जो कृत्रिम उपग्रह हैं ये मानव द्वारा निर्मित किए जाते हैं और विभिन्न उद्देश्यों के साथ में वहां पर भेजे जाते हैं। तो अब हम एक देखा, हमने सबसे पहले क्या देखा कि जो वायुमंडल है उसका स्ट्रक्चर कैसा है, वो किन किन गैसों से निर्मित हुआ है। फिर उसके बाद में हमने देखा कि वायुमंडल में कौन कौन सी ऐसी परतें हैं, उसमें 5 प्रकार की परतें पाई जाती हैं, वो हमने सारी पढ़ी और उनकी महत्वपूर्ण विशेषताओं के बारे में हमने जाना।